नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी लखीमपुर खीरी मामले पर संसद में मचे हंगामे की, उत्तराखंड में राहुल की मोदी सरकार को चुनौती की, जानेंगे कांग्रेस को लेकर क्यों बदले पीके के सुर, यूपी में अचानक क्यों करीब आए चाचा भतीजा, बात करेंगे वोटर आईडी कार्ड को आधार से जोड़ने की तैयारी की, बैंक कर्मचारियों की हड़ताल की, और बुलेटिन के आखिर में बात लड़का लड़की दोनों के लिए शादी की उम्र समान करने की तैयारी की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मेट्रोमैन ई श्रीधरन ने किया बड़ा ऐलान, भाजपा छोड़ राजनीति से लिया संन्यास, कहा विधानसभा चुनाव में हार ने बना दिया मुझे समझदार। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का मामला, बिहार के सीएम नीतीश के समर्थन में आए केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस। साउथ अफ्रीका दौरे के लिए रवाना हुई भारतीय क्रिकेट टीम, दक्षिण अफ्रीका में 3 टेस्ट और 3 वनडे मैच खेलेगी भारतीय टीम। शेयर बाजार में थमा गिरावट का दौर, सेंसेक्स 113 अंकों की तेजी के साथ 57,901 अंकों पर हुआ बंद, वहीं निफ्टी 27 अंकों की तेजी के साथ 17,248 अंकों पर हुआ बंद। तो अब सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी मोदी सरकार की मुसीबत बनते जा रहे हैं। किसान तो पहले से ही टेनी के चलते नाराज दिख रहे थे और अब विपक्ष ने भी अजय मिश्र के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद में सरकार को घेर लिया है। सरकार मामला कोर्ट में होने का तर्क देकर अपने मंत्री का बचाव कर रही है, लेकिन विपक्ष सरकार के किसी भी तर्क को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष के पास उठाने को कई मुद्दे हैं, महंगाई, कोरोना महामारी, बेरोजगारी, और कांग्रेस नेता राहुल गांधी सरकार को हर मुद्दे पर घेरते भी दिख रहे हैं। आज राहुल गांधी उत्तराखंड के देहरादून में थे, तो क्या कहा राहुल ने, देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस नेता और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज यानी गुरुवार को विजय सम्मान रैली को संबोधित करने के लिए देहरादून पहुंचे। इस दौरान उन्होंने देहरादून में बिताए अपने दिनों को याद किया और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसके अलावा 1971 की लड़ाई में भारत की जीत को याद करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि मोदी सरकार इंदिरा गांधी को क्रेडिट नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सच से डरती है, इसीलिए विजय दिवस को लेकर आयोजित कार्यक्रम में उनका नाम नहीं लिया गया। इसके अलावा राहुल ने एक बार फिर मोदी सरकार पर मित्रों की सरकार होने का आरोप लगाया। राहुल ने कहा देश को कमजोर किया जा रहा है, एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाया जा रहा है, कमजोर लोगों को मारा जा रहा है, पूरी सरकार 2-3 पूंजीपतियों के लिए चलाई जा रही है। रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने आगे कहा, नोटबंदी के बाद गलत जीएसटी, उसके बाद कोरोना के समय भारत के सबसे बड़े लोगों का टैक्स माफ, ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? नोटबंदी, जीएसटी पूंजीपतियों के लिए है। जब तक केंद्र से बीजेपी की सरकार नहीं हटेगी तब तक इस देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा। इसके अलावा राहुल गांधी ने लगभग हर मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। अब चुनावों से पहले राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा कांग्रेस के लिए कितना फायदेमंद साबित होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब देश की सुरक्षा पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। मोदी सरकार सिर्फ 2-3 उद्योगपति मित्रों की चिंता करती है। अब राहुल के आरोपों का जनता पर क्या असर होगा और उत्तराखंड की जनता किसे सत्ता सौंपेगी, ये 3 महीने में साफ हो जाएगा। लेकिन तीसरे मोर्चे की तस्वीर कब तक साफ होगी, ये तय नहीं हो पा रहा है। अब तक यूपीए को खत्म बता रही ममता के रणनीतिकार यूपीए की मजबूती की बात करने लगे हैं। कांग्रेस के बिना विपक्षी गठबंधन बनाने की बात कहने वाले लोग अब कांग्रेस के बिना इसकी कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं। तो अचानक क्यों बदलने लगे ममता के करीबी प्रशांत किशोर के सुर, देखिए ये रिपोर्ट। देश की लगभग हर बड़ी राजनीतिक पार्टी के साथ काम कर चुके चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर अब ममता बनर्जी के साथ काम कर रहे हैं। कयास ये भी है कि ममता बनर्जी को थर्ड फ्रंट बनाने का सुझाव देने वाले भी पीके ही हैं और पिछले कुछ दिनों में आए पीके के बयानों ने भी इसी तरफ इशारा किया है। लेकिन अब अचानक से पीके के सुर बदल गए हैं। दरअसल पीके ने ममता बनर्जी के बयानों से उलट कहा कि बिना कांग्रेस के मजबूत विपक्ष की संभावना कम है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। आपको बता दें कि सोनिया गांधी के आवास पर हुई विपक्षी दल की बैठक के बाद ही पीके के सुर बदल गए हैं, क्योंकि इस बैठक के जरिए कांग्रेस ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है और इस बैठक में जुटे विपक्षी दलों ने पहले ही ममता को किनारे कर दिया था और अपनी राय दे दी थी कि बिना कांग्रेस कोई विपक्ष नहीं हो सकता, इसीलिए वो कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ना चाहते। ऐसे में विपक्षी एकता और कांग्रेस की बढ़ती मजबूती को देखकर एक बार फिर प्रशांत किशोर ने अपने बयान बदल दिए। जबकि पिछले दिनों प्रशांत किशोर के बयान कांग्रेस के खिलाफ हो रहे थे और वो लगातार थर्ड फ्रंट बनाने का समर्थन करने के संकेत दे रहे थे।
इससे पहले कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीके ने कहा था कि कांग्रेस के बिना भी भारत में विपक्ष संभव है। पीके ने कांग्रेस को सलाह देते हुए कहा था कि अगर पार्टी को बचाना है तो गांधी परिवार से बाहर के किसी नेता को लोकतांत्रिक तरीके से अध्यक्ष चुने। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए ये भी कहा था कि एक ट्वीट और कैंडल मार्च के जरिए आप भाजपा को नहीं हरा सकते हैं। यानी राहुल पर तंज कसने वाले पीके को अचानक से राहुल गांधी पीएम बनने के लिए परफेक्ट नजर आने लगे हैं। अब ऐसे में सवाल उठना तो लाजमी है कि क्या मजबूत होती कांग्रेस में फिर से संभावनाएं तलाश रहे हैं प्रशांत किशोर। कांग्रेस को कमजोर करने चले थे, जब नहीं चली तो कांग्रेस की ही तारीफ करने लगे। साफ है पीके मौके की तलाश में है। मौके की तलाश इस समय यूपी में भी सभी राजनीतिक दलों को है कि किसी तरह से यूपी की सत्ता मिल जाए। इसके लिए सत्ताधारी बीजेपी, मुख्य विपक्षी दल सपा अपने साथ तमाम दलों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सफलता सबसे ज्यादा सपा को मिलती ही दिख रही है। आधा दर्जन दल सपा के साथ आ चुके हैं और अब शिवपाल यादव भी अखिलेश के साथ आने को तैयार हो गए हैं। 5 साल पहले यूपी विधानसभा चुनावों की तैयारी में सभी दल जुटे थे। सभी के निशाने पर सत्ता थी जिस पर सपा का कब्जा था, लेकिन सपा में सत्ता बचाने की जगह दूसरी ही लड़ाई चल रही थी और ये लड़ाई थी संगठन पर कब्जे की। एक ओर थे पार्टी चीफ मुलायम सिंह यादव और उनके छोटे भाई शिवपाल और दूसरी ओर थे सीएम अखिलेश यादव और उनके चाचा राम गोपाल यादव। इस लड़ाई को तो अखिलेश यादव जीत गए और सपा के संगठन पर भी उनका कब्जा हो गया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जब यूपी विधानसभा चुनाव हुए तो सत्ता की लड़ाई वो बीजेपी के हाथों हार गए। अखिलेश यादव के हाथ से सत्ता तो गई, साथ ही परिवार भी बिखर गया। इसका नुकसान 2019 के लोकसभा चुनावों में भी सपा को हुआ। सपा की हार की वजह परिवार में बिखराव को ही माना गया और इस बार भी विधानसभा चुनावों में भी परिवार का बिखराव हार का कारण ना बन जाए, इसीलिए अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति बदल दी है और शिवपाल यादव के साथ तमाम गिले शिकवे भुलाने का फैसला कर लिया है। शिवपाल यादव तो पहले ही ये संकेत दे रहे थे कि अगर भतीजा उन्हें सम्मान देता है तो वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया का सपा में विलय तक करने को तैयार है। चाचा शिवपाल ने हाथ बढ़ाया तो उसे थामने के लिए अखिलेश यादव लखनऊ में उनके घर जा पहुंचे। पौने घंटे तक चाचा और भतीजा के बीच बातचीत हुई। शिवपाल से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा, प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई और गठबंधन की बात तय हुई। क्षेत्रीय दलों को साथ लेने की नीति सपा को निरंतर मजबूत कर रही है और सपा और अन्य सहयोगियों को ऐतिहासिक जीत की ओर ले जा रही है। अखिलेश ने साफ संकेत दे दिया कि शिवपाल की पार्टी भी सपा के गठबंधन में शामिल हो गई है। चाचा भतीजा के साथ आने के बाद अब बीजेपी की टेंशन जरूर बढ़ गई है, जो शिवपाल के सहारे सपा के किले में सेंधुमारी के सपने देख रही थी। शिवपाल अखिलेश के साथ आने से सेंट्रल यूपी की 70 से अधिक सीटों पर सपा को मजबूती मिलना तय माना जा रहा है। शिवपाल अपनी ताकत का एहसास 2019 के लोकसभा चुनावों में करा चुके हैं। चुनाव जीतने के लिए नए गठबंधन तो बन ही रहे हैं, साथ ही राजनीतिक दल और कई प्रयोग भी इसके लिए करते हैं, जिसमें गलत तरीके से मतदान भी शामिल है। एक व्यक्ति के नाम मतदाता सूची में कई बार जोड़ दिया जाता है। इसे रोकने की कोशिशें भी अब शुरू हो गई हैं। तो क्या है चुनाव आयोग का प्लान, देखिए ये रिपोर्ट। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग भी अपनी तैयारियों में जुट गया है। इसी बीच सरकार ने चुनाव आयोग की सिफारिश के आधार पर एक फैसला लिया है। इसके तहत आने वाले समय में वोटर कार्ड को आधार नंबर से जोड़ा जाएगा। सरकार का दावा है कि आधार को वोटर कार्ड से जोड़ने से फर्जी वोटर कार्ड से होने वाली गड़बड़ी रोकी जा सकेगी। चुनाव आयोग ने वोटर कार्ड को आधार से जोड़ने की सिफारिश की थी ताकि मतदाता सूची ज्यादा पारदर्शी हो और फर्जी वोटर हटाए जा सके। आधार को वोटर कार्ड से जोड़ने से आदमी एक से ज्यादा वोटर कार्ड नहीं रख सकेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार देखा जाता है कि किसी व्यक्ति का उसके शहर के वोटर लिस्ट में नाम है और वे लंबे समय से दूसरे शहर में रह रहा है। इसके चलते वे दूसरे शहर की वोटर लिस्ट में भी अपना नाम जुड़वा लेता है। ऐसे में दोनों जगहों पर उसका नाम वोटर लिस्ट में रहता है। आधार से लिंक होते ही एक वोटर का नाम केवल एक ही जगह वोटर लिस्ट में हो सकेगा, यानी एक शख्स केवल एक जगह ही अपना वोट दे पाएगा। फिलहाल आधार को वोटर कार्ड से जोड़ना अनिवार्य नहीं, वैकल्पिक होगा। यानी अगर आप अपने वोटर कार्ड को आधार से नहीं जुड़वाना चाहते तो इसके लिए आपको बाध्य नहीं किया जाएगा। बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस बिल को मंजूरी मिल चुकी है और अब ये बिल संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। यहाँ से बिल पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इनकी मंजूरी मिलने के बाद ही ये कानून बन जाएगा।
वोटर कार्ड को आधार से जोड़ने से मतदान प्रक्रिया पारदर्शी हो सकती है। मोदी सरकार की इस योजना का विरोध भले ही नहीं हो, लेकिन सरकार की दूसरी कई योजनाएं हैं जिनका विरोध लगातार तेज हो रहा है, जिसमें सरकार की निजीकरण की नीति भी शामिल है। इसे लेकर बैंक कर्मचारियों में भी गुस्सा देखा जा रहा है। 9 लाख बैंक कर्मचारियों ने सरकार की नीति के खिलाफ हड़ताल की। जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, तब से वो निजीकरण की नीति पर काम कर रही है। एयरलाइन से लेकर रेलवे स्टेशन और सरकारी कंपनियों से लेकर सरकारी बैंकों को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है, जिसका विरोध हो रहा है। विपक्षी दल लगातार सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी कर रहे हैं। वहीं अब बैंक कर्मचारियों ने भी कामबंदी कर सरकार की घेराबंदी तेज कर दी है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक्स यूनियन ने 2 दिन तक कामकाज न करने का ऐलान किया। रिपोर्ट के अनुसार सरकारी बैंकों के करीब 9 लाख कर्मचारी सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों के निजीकरण के सरकार के कदम के विरोध में आज से सड़कों पर उतर गए। लिहाजा इस कामबंदी में सार्वजनिक क्षेत्र की 4000 से भी ज्यादा ब्रांच में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के प्रदेश संयोजक महेश मिश्रा ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया था कि केंद्र सरकार संसद के मौजूदा सत्र में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक लेकर आ रही है, जिससे भविष्य में किसी भी सरकारी बैंक को निजी क्षेत्र में देने का रास्ता साफ हो जाएगा। अब इसी फैसले की मुखालफत की जा रही है। हालांकि सरकार के जरिए यूनियंस को मनाने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन ये कोशिश विफल रही और अब सरकार की नाकाम नीतियों का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। वित्तीय या गैर वित्तीय काम करवाने के लिए कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं भारतीय स्टेट बैंक समेत ज्यादातर बैंकों ने पहले ही अपने ग्राहकों को चेक क्लियरेंस और फंड ट्रांसफर जैसे बैंकिंग कार्यों के प्रभावित होने को लेकर आगाह कर दिया था। जनता को अब किसी भी तरह के बैंकिंग कामकाज के लिए शनिवार का इंतजार करना होगा, क्योंकि बैंक अब 18 दिसंबर शनिवार को खुलेंगे। यानी साफ है कि इस हफ्ते लोगों को अपने कामकाज के लिए जूझना पड़ेगा। और बुलेटिन के आखिर में बात शादी की सही उम्र की। शादी को लेकर लड़की की उम्र नए सिरे से तय करने की तैयारी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले से अपने संबोधन में कहा था कि बेटियों को कुपोषण से बचाने के लिए जरूरी है कि उनकी शादी उचित समय पर हो, जिसके बाद अब सरकार ने इस मसले पर गौर करते हुए लड़कियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। तो क्या कदम उठाने जा रही है सरकार, देखेंगे इस रिपोर्ट में। मौजूदा कानून के मुताबिक देश में पुरुषों की विवाह की न्यूनतम उम्र 21 और महिलाओं की 18 साल है। अब सरकार बाल विवाह निषेध कानून, स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन करेगी, जिसके बाद बेटियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने की तैयारी है। दावा किया जा रहा है कि प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके लिए सरकार मौजूदा कानूनों में संशोधन करेगी और इससे जुड़े बिल को संसद के इसी सत्र में पेश किए जाने की संभावना है। आपको बता दें कि इसकी सिफारिश नीति आयोग में जया जेटली की अध्यक्षता में बने टास्क फोर्स ने की थी। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल भी इस टास्क फोर्स के सदस्य थे। इनके अलावा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, महिला तथा बाल विकास, उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता मिशन और न्याय तथा कानून मंत्रालय के विधेयक विभाग के सचिव टास्क फोर्स के सदस्य थे। इस टास्क फोर्स का गठन पिछले साल जून में किया गया था और पिछले साल दिसंबर में ही इसने अपनी रिपोर्ट दे दी थी। टास्क फोर्स का कहना था कि पहले बच्चे को जन्म देते समय बेटियों की उम्र 21 साल होनी चाहिए। विवाह में देरी का परिवारों, महिलाओं, बच्चों और समाज के आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आपको बता दें कि कानून में बदलाव के लिए संशोधन बिल को बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की थी। ये बिल अगर संसद में पास हो जाता है तो फिर महिलाओं की शादी 21 साल से पहले करना जुर्म माना जाएगा। हालांकि अभी इसकी सजा के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के मुताबिक तय उम्र से पहले शादी करवाने पर 2 साल की जेल और 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।